वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा आरंभ हुई थी। हमने वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र को देख लिया था। ये 2019 का है। 2019 में आपकी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आयोग ने पूछा था, जो प्रश्न पूछे थे असल में, वो यहाँ उपस्थित हैं। इसमें आप बाकी दिशा निर्देश जानते ही हैं, उसमें समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटे का समय आपके पास होता है। अधिकतम अंक होते हैं 150 और विशेष अनुदेश में आप जानते हैं कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके जो अंक हैं वो सम्मुख अंकित होते हैं। पत्र या प्रार्थना पत्र या कहीं भी जहाँ नाम अनुक्रमांक लिखने की संभावना होती है वहाँ मत लिखिएगा। जब तक आयोग अपनी तरफ से कोई किसी का नाम या कुछ ऐसा संकेत आपको न दे तब तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसकी जगह सांकेतिक कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अ ब स क ख ग ऐसे, ठीक। अगर आप ऐसा करते हैं मतलब नाम अनुक्रमांक इत्यादि लिख देते हैं तो उससे नंबर आपके कट सकते हैं, मतलब पेनाल्टी लग सकती है। तो उसमें क्यों पढ़ना, आप नाम मत लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे सामान्य तरीके से शुरुआत होती है, मतलब पेपर का जो प्रारूप होता है, 2 गद्यांश आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न, ये बड़ा सा पैराग्राफ आप देख रहे हैं। पैराग्राफ को आपको बारंबार पढ़ना होता है। एक बार पढ़कर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं। एक बार पढ़ने पर अगर कुछ समझ में आने लगता है तो उसी के आधार पर प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप बहुविकल्पीय परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि आपका CSET होता है UPPCS के प्रीलिम्स में, तो CSET वाले में तो चल जाएगा क्योंकि वहाँ आपके पास 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, सही विकल्प आप तलाश सकते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा बारीकी से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है, हल्का पढ़ने पर भी काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको लिखना है, सिर्फ अपने निजी विचारों का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आपको कायदे से समझ में आना चाहिए। तो बार बार पढ़िएगा तभी जो मूल निष्कर्ष है वो निकलेगा। असल में गद्यांश जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है। हमें दिखाई कुछ और देता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो उस गहन बात को आपको समझना होगा। मतलब ये आइडिया लेना होगा कि लेखक इसे लिखते वक्त क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वही जो सेंट्रल आइडिया है उसको आपको पकड़ना होता है। तो 2 से 4 बार, और अगर आप अनभ्यस्त हैं, अनभ्यस्त का मतलब कि सधे हुए खिलाड़ी नहीं है, तो आपको 4 से 6 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है 3 घंटे का। अब इस 3 घंटे के समय में ज़्यादा जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आप पत्र लेखन और गद्यांश अवबोधन पर ही करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो अगर आपको आती हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें बहुत समय नहीं लगता है। और पेपर का ज़्यादातर हिस्सा इसी में फोकस भी रहता है। 60 अंक तो आपके गद्यांश अवबोधन में ही रखे होते हैं, एक 30 नंबर का और बाकी जो अगला पैराग्राफ है वो भी 30 नंबर का। उसके बाद पत्र लेखन आपका 20 अंक का, जो बचा खुचा है उसमें से 30 अंक का मुहावरा लोकोक्ति हो जाएगा। तो पेपर का जो मेजर पोर्शन है वो तो इतने में ही हो गया। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो फुटकर होती हैं, मतलब उसे आप जानते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है कि पहली बार सरसरी तौर पर पढ़िए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें निष्कर्ष खोजने के चक्कर में मत पढ़िए। जब दोबारा पढ़िए तो जहाँ पर चीज़ें आपको कठिन लग रही हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसका मतलब निकालने का प्रयास करिए। तिबारा पढ़िए और इस बार ये कोशिश करिए कि इसका केंद्र कहाँ पर है उसको तलाशा जाए। केंद्र अगर नहीं मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक बार और पढ़ लीजिए। मतलब 4 से 5 बार आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो आपको इतना ज़्यादा उसमें फंसना भी नहीं पड़ेगा, ये काम जल्दी हो जाएगा। अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो यहाँ आप पढ़े देखें, कहा गया कि जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला भी अनिवार्य है। कला की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि कला कुछ सौंदर्य प्रेमियों के लिए विलास या कौतूहल वृत्ति का साधन मात्र रहेगी तो लोक की बड़ी हानि होगी। वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है, जिसके आश्रय में समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृप्त करता हुआ उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव करता है। मनुष्य अपने अंतिम कल्याण के लिए यह चाहता है कि जितना स्थूल जड़ जगत चारों ओर घिरा हुआ है उसको सुंदर रूप में ढाल लिया जाए, उसे सुंदर बना लिया जाए। स्थूल के ऊपर मानस और अध्यात्म जगत जो रखा हुआ है उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा आकर्षक और सौंदर्य युक्त बनाने की जो अभिलाषा है वो मनुष्य के अंदर होती है। अब ये जो द्विविध सौंदर्य है, दोनों विधि से सुंदरता जो है, इसके बीच में जीवन पूरी तरह से रहने योग्य बनता है। जिस प्रकार जीवन के चरित्र और मनोभाव हमारे चारों ओर विकसित होकर अपनी लहरियों से वातावरण को आनंदमय कर देते हैं, भर देते हैं, मतलब आनंद से भर देते हैं, और उनकी तरंगे हमारे अंतर जगत को आह्लादित और प्रेरित करती हैं, उस समय यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि स्थूल पार्थिव वस्तुओं को, जो कि अनगढ़ रूप से हमारे चारों ओर मौजूद हैं,
वे भी कला के प्रभाव से द्रवित हो जाएं, उन पर भी कला का प्रभाव अच्छे से पड़े। और इनमें जो रूप सौंदर्य है या श्री के सोते जो हैं वो फूटने लगे। कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह चारों ओर प्रकाश किरणें भेजता रहे, यही कहा गया। अब इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं उसका सटीक निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको गद्यांश का भावार्थ लिखना है, भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, उसके बाद जो चीज़ें हैं उसे हम आगे देखेंगे। तो भावार्थ को आप लिखेंगे कैसे? देखिए, लिख सकते हैं इसमें कि कला का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि स्वयं अपने पूर्णता की तलाश करना है, अपने आप को संपूर्ण बनाना है, यही है कला। कला का उद्देश्य यहाँ बताया गया। और कला जो है वो सौंदर्य की अनुभूति करवाती है, किसी चीज़ की सुंदरता आपको देखने में सक्षम बनाती है। भावार्थ में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए इसे उपयोगिता की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। उपयोगिता इसकी जो कसौटी है उससे मुक्त होनी चाहिए। उपयोगिता बहुरंगी है और एक कसौटी, एक प्रतिमान हम बना लेंगे तो इसमें खरी नहीं उतरेगी, इसलिए उपयोगिता की कसौटी पे इसे नहीं परखा जाना चाहिए। समाज, नीति, धर्म, दर्शन, ये सारी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। इन सभी के नियमों का पालन करता है और स्वच्छंद और स्वतः स्फूर्त जो अभिव्यक्ति है उसमें ये चीज़ें जो मशीनीकृत है ना, मतलब इसमें यंत्रवत चीज़ों को आप देखते हैं। साहित्य, धर्म और विज्ञान, ये तीन बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो साहित्य जो है ये तो भावनाओं पर आधारित है, लेकिन धर्म और विज्ञान दोनों के अपने अपने सिद्धांत, नियम, कायदे होते हैं। धर्म का भी अपना कायदा होता है। धर्म का मतलब यहाँ पर अलग अलग जो सांप्रदायिक धर्म है उनकी बात की जा रही है, और विज्ञान के तो कायदे है ही है, बिना नियमों के वो चलेगा नहीं। तो वहाँ जो मशीनीकरण है वो जीवन को, मनुष्य के जीवन को नीरस बना देता है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है साहित्य और कला की, तभी लालित्यपूर्ण जीवन शैली का विकास हो सकता है, मतलब समूचा विकास हो सकता है। और कला जीवन को समग्रता में देखती है, जिसके द्वारा वह मन को उच्च शांति देती है। वह भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत को सुंदर बनाती है। आध्यात्मिकता आंतरिक प्रसन्नता है। आध्यात्मिकता क्या है? ये अंदर की खुशी, और इसके प्रभाव से भौतिकता के सभी आयाम घुल मिलकर अध्यात्म में परिणत हो जाते हैं, जो कि आंतरिक आनंद का अनुभव कराते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो ये भावार्थ में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो आइए देखते हैं क्या है। कहा गया कि जीवन किस स्थिति में रहने योग्य बनता है, गद्यांश के आधार पर आपको बताना है। तो जीवन के रहने के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति क्या हो सकती है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि भौतिकता के पीछे भागना यह जीवन को निर्जीव बना देता है, रूखा बना देता है, बेजान बना देता है। तो हमें आध्यात्मिक स्रोत का पालन करना चाहिए, अध्यात्म को अपने जीवन में बल देना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने जीवन को रहने योग्य या फिर सुंदर बना सकते हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का हमारे जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय दुष्प्रभाव के। हालांकि भौतिकता में ही हम जीवन यापन करते हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं उन्हीं के आधार पर हम अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन सिर्फ पेट भरना जीवन का नाम नहीं है। अगर हम वास्तव में एक मनुष्य की तरह, एक अच्छे प्राणी की तरह या एक सभ्य प्राणी की तरह जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा, और अध्यात्म का सहारा लेने में कला और साहित्य हमारा सहयोग करेंगे। इस तरीके से आप लिखें। अब इसके बाद रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या है। मजे की बात यह है यहाँ रेखांकन नहीं है, तो रेखांकन आप देखें इसमें कहाँ कहाँ है। जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए यहाँ देखिए, कला की अनिवार्य आवश्यकता है। कला जो है वो आवश्यक है। अब इसको हम लोग व्याख्या में कैसे डाल सकते हैं? तो व्याख्या में आप डाल सकते हैं कि जीवन को प्रत्येक प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रियाओं में श्रेष्ठ बनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है, और यही वास्तविक जीवन कहा जा सकता है। इसे हम संस्कारों में ढाल सकते हैं। संस्कार कहाँ से आएंगे? तो ये समाज से प्राप्त होते हैं। समाज जो है वो कला और साहित्य से जुड़ा हुआ है, और संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही पुष्ट होता है। और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारी कला की जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये इस पंक्ति का आशय हो सकता है। मतलब कला जो है वो अनिवार्य आवश्यकता है जीवन के संस्कारों को बेहतर ढंग से गढ़ने के लिए, ये इसका मंतव्य है। इसके बाद जो अगली रेखांकित पंक्ति है वो यहाँ से है, स्थूल के, यहाँ देखें, स्थूल के ऊपर मानस, और जो मानस और अध्यात्म जगत है उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा है आकर्षण और सौंदर्य युक्त बनाते हैं। यहाँ पर हम होना चाहिए, ठीक है। आकर्षण और सौंदर्य युक्त बनाते हैं, ये यहाँ पर म रहेगा, ठीक। तो हम आकर्षक और सौंदर्य युक्त बनाते हैं। इसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्थूल से आशय है भौतिक जगत से, मतलब जो भौतिक संसार हमारे चारों ओर मौजूद है उससे आशय है, जबकि सूक्ष्म जो जगत है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अलौकिक सत्ता की ओर इशारा करता है। तो भौतिक जगत नश्वर है, जो चीज़ें हमें आज दिखाई दे रही हैं या हम खुद हैं वो नष्ट होगा ही होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म शाश्वत होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता,
मतलब अलौकिक सत्ता जो है वो कभी नाशवान नहीं होती, अनश्वर होती। और लेखक का यही अभिप्राय यहाँ दिखाई देता है कि जो अध्यात्म है वो नश्वर जगत का चिंतन करके हमें उसके अवसादों से उबारने में सहयोग करता है। तो इसीलिए भौतिकता और अध्यात्म के बीच में संतुलन आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो दोनों जगत हैं उनके बीच का तालमेल मनुष्य को जानना आवश्यक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो अध्यात्म है वो नश्वर और चिरंतन है, अनश्वर और चिरंतन है असल में, और इसका संबंध हमारे अंतर्मन से होता है, मतलब हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। परमात्मा और आत्मा के बीच का ही सामंजस्य तो अध्यात्म है, तो वो परमात्मा से सीधा वार्तालाप कराने में हमें सक्षम होता है, बशर्ते कि हम उसकी गहराइयों में खोकर जो मूल उसका मकसद है उसे तलाशें। तो भौतिकता के साथ साथ इसका संतुलन आवश्यक है, कहने का तात्पर्य ये। और हम अपने परिष्कृत चरित्र और ज्ञान के द्वारा इसे जितना आकर्षक और सौंदर्यमय बनाएंगे, हमारा जीवन उतना आसान हो जाएगा। और ज़िंदगी आसान हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भौतिक संसाधन नहीं आवश्यक होते हैं, बल्कि मन की शांति चाहिए होती है। और मन की शांति हमें आध्यात्म से प्राप्त होती है। ये चीज़ आपने देखी। बीच में एक रेखांकित पंक्ति संभवतः छूट गई थी, ये वस्तुतः यहाँ से है। वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है। ठीक, और इसके आश्रय में समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृप्त करता हुआ उच्च मन की शांति का शांति और समन्वय का अनुभव कर सकता है। ये वाली रेखांकित पंक्ति जो है ये बीच में रह गई थी, तो इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। कला जो है वो इंद्रियों और मन के द्वारा बाह्य जगत की जो समस्त वस्तुएं हैं उनके स्थूल ज्ञान और उनके प्रति रसानुभूति का अनुभव कराती है। कला अगर हमारे पास है, या कला के कम से कम हम पारखी हैं, तो समाज में जितनी खूबसूरती बिखरी हुई है, संसार में जितनी सुंदरता है, उसे हम भली भांति अनुभव कर सकते हैं। कला हमें अनुभव कराने की काबिलियत देती, और ये कला के माध्यम से ही प्रदर्शित भी होता है। तो कला जो है ये सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से संस्कार रूपी उपयोगी कला का लक्ष्य मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति से मन की शांति और समन्वय स्थापित करने तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है, ठीक, इसमें आप लिख क्या सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जीवन का जो सूक्ष्म और सुंदर पट है, अब सूक्ष्म का मतलब यहाँ आध्यात्मिक पक्ष से है, तो उस सुंदरता का आभास करने के लिए आपके पास कला होनी या कला की परख होनी आवश्यक है, जिसके आश्रय में सिर्फ आप ही नहीं है, एक मनुष्य की बात नहीं है, समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृप्त करता है। मतलब जीवन एक उत्सव की भांति है, इसको महसूस करने के लिए हमारे पास कला का होना और अनुभूति का होना आवश्यक है। और उच्च मन की शांति भी हमें वहीं से प्राप्त होती है, जब हम समन्वय बिठाना सीख जाते हैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में। और समन्वय बिठाने में सहयोग कौन करता है? कला करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद जो रेखांकित पंक्ति अगली वाली हमें देखनी चाहिए, वो आप यहाँ देख रहे हैं। कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह हमारे चारों ओर या अपने चारों ओर प्रकाश की किरणें भेजता रहता है। मतलब कला जो है वो एक दीपक की तरह से है, जलता हुआ दीपक, जो कि जहाँ तक प्रकाश फैला सकता है वहाँ तक फैलाता है, जब तक उसके अंदर बत्ती और तेल बचा हुआ है। तो कला की स्थिति वही है। कला जो है वो कल्याण को जन्म देती है, और साहित्य का भी वही उद्देश्य है। तो साहित्य और कला एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े ही हैं, समाज उसी का हिस्सा है। कला अनंत रूपा है, इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। प्रकृति की प्रत्येक रचना जो है उसमें कला विद्यमान है। अगर हम परखने में सक्षम हो तो हमें हर पक्ष में, प्रकृति के हर कण कण में कला का आभास होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जो जीवन को, मतलब अगर हम ये अनुभूति सीख लेते हैं, कला को सही तरीके से अनुभव करना सीख लेते हैं, अपने चारों ओर जो कलात्मक छवि बिखरी हुई है प्रकृति की, उसे अनुभव करना जान जाते हैं, तो जीवन अनुपम बन जाता है। जीवन जो है वो जीने योग्य बन जाता है। यही इसमें तात्पर्य है। तो ये बिल्कुल उसी जगमगाते दीपक की तरह से होती है, जो कि मन के अंधकार को दूर करने में सक्षम होती है। अब यहाँ तक हमने व्याख्या कर ली है। व्याख्या के लिए हमें 20 नंबर मिलने वाले थे, उसमें से जितना आप अधिकतम प्राप्त कर सके। अगला पैराग्राफ देखिएगा, इसमें कहा गया कि जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना, दोनों अलग अलग तैयारियां हैं। मतलब दोनों दो तरह की चीज़ें। और इसके माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा प्रयोग करता है, तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित कर देता है। राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं होती है। भाषा तो सिर्फ माध्यम होती है। वह भाषा जो है वो दूसरे या तीसरे दर्जे की होती है। कहने का मतलब ये कि भाषा के संस्कार और भाषा के व्याकरण से उन्हें मतलब नहीं होता है। वो दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने संचार माध्यम के लिए, और ये खास मकसद तक पहुँचने का सिर्फ साधन मात्र होता है। इसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह से दिलचस्पी नहीं रहती है जिस तरह से कि साहित्य को रहती है। मतलब ये तात्पर्य है कहने का कि राजनीति जो है वो भाषा को
भाषा का परिष्कार या उसका परिवर्धन नहीं करता है। वो सिर्फ अपने मतलब की भाषा का इस्तेमाल करता है, शब्दों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वो साहित्य की तरह सर्जक नहीं है, बल्कि स्वार्थी है। अब ये जो राजनीति की भाषा है, ये प्रचार प्रमुख होती है, जिस माध्यम से जैसे भाषा का इस्तेमाल करके प्रचार बढ़िया हो सके। रेट्रिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ चीज़ है। साहित्यकार के लिए वो बात नहीं है। साहित्यकार के लिए ये जिंदगी का आखिरी सच है भाषा। और राजनीतिक व्यावसायिक या व्यवहारिक स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचाकर उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित और पुनर्स्थापित करने का जो दारोमदार है, उत्तरदायित्व है, वो साहित्यकार के ऊपर रहता है। साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं है, बल्कि इस भाषा के छद्म रूप को पृथक करना है। मतलब साहित्य का क्या उद्देश्य है कि कोई कितना भी भाषा को तोड़ना मरोड़ना चाहे, चाहे वो राजनीति हो या राजनेता हो, भाषा का कितना भी वो गलत प्रयोग करना चाहे, दुरुपयोग करना चाहे, उस पर ये अंकुश लगा सके। मतलब साहित्य जिस भाषा का सृजन कर रहा है, जिस कोटि की भाषा का सृजन कर रहा है, लोग विवश हो जाएं उसी स्वरूप में भाषा को अपनाने के लिए। ये उद्देश्य होता है साहित्य का। तो यहाँ वही कहा गया कि बार बार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा न मांगे, न कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें सेंटेंस को अलग अलग ढंग से कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि साहित्य भाषा का मोहताज नहीं है, भाषा का सर्जक है। सही बात है। तो राजनीति जो है वो परमुखापेक्षी बन जाए साहित्य की भाषा के मामले में। ये ऐसा ना हो कि वो अपनी नई भाषा गढ़ने लगे, क्योंकि राजनीति या राज क्षेत्र जो है, ये साहित्य का क्षेत्र नहीं है, ये स्वार्थ का क्षेत्र है। राजनीति चाहे रजवाड़ों के समय से हो या नेताओं का जमाना हो, हमेशा स्वार्थ की बुनियाद पर टिकी होती है। साहित्य में स्वार्थ की मिलावट जब होती है तो विषैला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ राजनीति मोहताज हो साहित्य की, ऐसी हमें व्यवस्था करनी होगी कि राजनीति या राजनेता जो है वो साहित्य के मोहताज हो, कि वो जो भाषा गढ़ रहा है वही हमें इस्तेमाल करनी। ठीक है, ये है पैराग्राफ आपका। और इसके बाद अब इसका शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक इसका आप क्या बता सकते हैं, बताइए। देखिए, इसका शीर्षक भाषा का सामर्थ्य हो सकता है, भाषा की दुर्गति भी हो सकता है, भाषा का राजनीतिकरण भी हो सकता है। कई सारे इसके अच्छे शीर्षक हो सकते हैं। फिलहाल आपको जो अच्छा लगे संक्षिप्त चुनिएगा। संक्षेप में अगर शीर्षक को रखते हैं तो फायदा होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो कहा जा रहा है इसमें कि मतलब उसमें पूछा गया है कि साहित्य की और राजनीति की भाषा में अंतर क्या है। जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसके आधार पर आपको क्या अंतर मालूम होता है। तो आप लिख सकते हैं कि साहित्य की भाषा जिंदगी के कल्याण के लिए होती है, मानव मात्र का कल्याण उसका उद्देश्य होता है। भाषा वही साहित्यकार इस्तेमाल करता है जो समाज को उन्नयन की ओर ले जाए, जबकि राजनीति या राजनेताओं के द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है वो सिर्फ दोयम दर्जे की ही नहीं होती है, बल्कि स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। उसमें अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मतलब राजनीति में भाषा को इस्तेमाल करने का या भाषा के अलग अलग स्वरूपों का खास मकसद होता है। मकसद पूरा हुआ उसके बाद वो स्वरूप भी नष्ट हो जाता है, लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। साहित्य में मूल मकसद होता है जन कल्याण। तो ये इनके बीच का फर्क है। इसके बाद करना है आपको संक्षेपण, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि आज की भाषा का स्वरूप राजनीतिक हो चुका है, ऐसे करके लिख सकते हैं। स्वार्थ की बुनियाद पर टिकी हुई भाषा शैली जो है ये राजनीति की पहली पहचान है, जबकि भाषा का मूल आधार साहित्य की ओर से होना चाहिए। साहित्यकार जिस भाषा का सृजन कर रहा है वही राजनीति और राज क्षेत्र को भी अपनाना चाहिए। तो यही सब बातें कहते हुए आप आरंभ कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा की महत्ता स्थापित है वह राजनीति के दृष्टिकोण से कदापि नहीं हो सकती है। जो महत्व भाषा का साहित्य के क्षेत्र में है वो राजनीति में नहीं हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में भाषा का प्रयोग व्यवहारिक स्वार्थों और कुत्सित आकांक्षा को तुष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि साहित्यकार सहज भाव से उसी भाषा को समाज के दोषों के निवारण के लिए इस्तेमाल करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साहित्य सहज प्रकृति से इतना सशक्त होता है, अगर वो अपनी सहजता को बनाए रखे, उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे, तो वो इतना सशक्त होता है कि वो राजनीति को और राज क्षेत्र को विवश कर देगा कि जो भाषा हम गढ़ रहे हैं, जिस भाषा का हम सृजन कर रहे हैं जो कि कल्याणकारी है, उसी को आप इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और छिछली सत्ता से खुद को इस प्रकार से अलग कर लेगा कि साहित्य जो है इसका समाज पर अमिट प्रभाव पड़े। मतलब राजनेताओं और राजनीति की छवि आजकल समाज पर ज़्यादा स्पष्ट हो गई, साहित्यिक छवि कहीं पीछे हो गई। तो साहित्य अगर ये ठान ले, कमर कस ले कि मुझे भाषा का परिष्कार करना ही है, भाषा का कल्याण और उद्धार करना ही है, तो वो करने में आज भी सक्षम है, बशर्ते कि साहित्यकार इसके लिए बलिदान हेतु तैयार रहे। तो ये सारी बातें लिखने के साथ आप संक्षेपण कर सकते हैं। मतलब इतना लंबा जो बताया गया उतना लंबा आपको लिखना नहीं है, छोटा लिखना है, आइडिया दिया गया।
अब इसके बाद पत्र लेखन आता है। तो परिपत्र क्या होता है ये पूछा गया, साथ में एक परिपत्र लिखना भी है। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की हैसियत से, मतलब आप अपने आप को प्रमुख सचिव मान लीजिए, और उनकी ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र जारी करी। दूसरा जो प्रश्न है वो उसमें कार्यालय आदेश की बात की गई है। पहले वाले को देखते हैं। तो देखिए परिपत्र क्या होता है। परिपत्र यानी सर्कुलर जो है ये शासकीय पत्र का ही एक प्रकार है। हालांकि इसे पत्र मानने से बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इनकार करते हैं। मूल स्वरूप कार्यालय आदेश का ही होता है, परिपत्र बाद में गढ़ा गया है। तो ये एक औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें कि शासकीय नीतियों, निर्णयों, निर्देशों, आदेशों, सूचनाओं इत्यादि को विषय बना के एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। इसमें जो प्रेषिती हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, प्रेषक इसमें अकेला होता है, ऐसा इसमें प्रावधान होता है। और परिपत्र सरकारी पत्र या जो भी मतलब इसमें आप देखें, पहली चीज़ तो ये समस्या होती है ना कि परिपत्र जब मूल रूप से पत्र है ही नहीं है तो इसका प्रारूप क्या होना चाहिए। तो परिपत्र के कई सारे प्रारूप होते हैं, जैसे कि कार्यालय आदेश वाले स्टाइल में भी आप इसे भेज सकते हैं। कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश जैसे लिखते हैं उस स्टाइल में भी लिखा जा सकता है, और सरकारी पत्र की शैली में भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल सरकारी पत्र वाले स्टाइल में रहेगा, बस जहाँ पर प्रेषिती है वहाँ पर कई सारे लोगों को सामूहिक रूप से संबोधित किया जाएगा। तो ये जो परिपत्र है इसमें आपको प्रेषित करना है मुख्य सचिव की हैसियत से। तो बेहतर यही होगा कि इसको कार्यालय आदेश की तरीके से लिखने से अच्छा है कि इसे सरकारी पत्र के तरीके से लिखिए, आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रेषक। अब यहाँ पर पहले परिपत्र संख्या डाल दीजिएगा ऊपर, पत्रांक जो है उसको ऊपर या तो दाहिनी ओर डाल दीजिए सबसे ऊपर, और नहीं तो मध्य भाग जो है वहाँ पर डाल दीजिए। और इसमें आप लिखिए कि क ख ग मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन। इसके बाद नीचे उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 1, जैसे सरकारी पत्र का ढांचा होता है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पर दिनांक और स्थान डाल दीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद तब विषय लिखिए। इतना सारा ऊपर का जो मास्ट हेड है उसको कंप्लीट करने के बाद तब यहाँ पर विषय हेडिंग डालिए बाईं तरफ। और विषय हेडिंग डालने के बाद पूर्वी क्षेत्र के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु, ऐसे करके आप विषय लिख सकते हैं। विषय को थोड़ा और विस्तार भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अब जब आपने विषय लिख दिया तब जाकर नीचे संबोधन बिल्कुल वही सरकारी पत्र की तरह से रहेगा। संबोधित कर दीजिए कि महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ बच्चों में मस्तिष्क ज्वर का मामला बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी के दृष्टिगत ये फैसला लिया है या निश्चय किया है कि रोकथाम के लिए तत्काल उचित कदम उठाए जाएं। ऐसे करके आप अपनी बात बताएं। और उसके बाद चाहे तो पैराग्राफ बदल सकते हैं, नहीं तो उसी में लिख सकते हैं कि इस संबंध में आप जो भी कार्रवाई करें उसका साप्ताहिक विवरण, मतलब कार्रवाई तो आप ही को करनी है लेकिन उसका ब्यौरा मंत्रालय के पास भेजते रहें ताकि कार्य की जो प्रगति है वो पता चलती रहे। इसके बाद वही भवदीय नीचे, मतलब वही सरकारी पत्र का ही ढांचा है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस सामूहिक संबोधन करना है। तो भवदीय मुख्य सचिव, हस्ताक्षर अ ब स या क ख ग जो आपने माना है। नीचे आप पत्रांक चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो यथोक्त लिख सकते हैं या उपरोक्त लिख सकते हैं, मतलब जैसा ऊपर यथोपरि लिख सकते हैं, जैसा ऊपर लिखा गया है। ठीक। और इसके बाद प्रतिलिपियां सूचनार्थ प्रेषित, जैसे प्रतिलिपियां सरकारी पत्र में आप प्रेषित करते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रेषित करके और जिसको जिसको भेजना है उसको लिख दीजिए। इसमें जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको तो भेजा ही जाएगा। उसके अलावा अगर आपको सूझ रहा है तो लिखिए, नहीं तो 1 2 3 ऐसे नंबर डालकर छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद प्रतिलिपियां जब प्रेषित कर लिया तो उसके बाद दाहिनी तरफ आपको आज्ञा से एक बार प्रतिलिपियां भेजने की आज्ञा देनी होगी। तो आज्ञा से हस्ताक्षर, अब यहाँ आप चाहें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का हस्ताक्षर डाल सकते हैं, मुख्य सचिव का आपने पहले किया हुआ है। प्रतिलिपियां भेजने का जो परमिशन है या ऑर्डर है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की ओर से भी दिया जा सकता है, तो इसमें आप अ ब स संयुक्त सचिव ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आपका परिपत्र हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कार्यालय आदेश आ गया। तो कार्यालय आदेश का भी आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारी स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश आपको जारी करना है। तो इसमें आप कैसे कार्यालय आदेश लिखेंगे ये विषय है। देखिए, कार्यालय आदेश का नमूना जब आप बनाएंगे तो इसमें पहली चीज़ ये है कि ये जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है ये शासकीय पत्राचार का एक सशक्त माध्यम होता है, और इसके माध्यम से कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी ऑफिस हो, कार्यालय हो, ये अपने यहाँ काम करने वाले, इसका दायरा जो है वो उस विभाग तक होता है। तो अपने यहाँ काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें समय समय पर इस तरह के आदेश जारी करके तमाम अपने जो मामले हैं उनसे अवगत कराता रहता है। इसमें क्या क्या चीज़ों को विषय बनाया जा सकता है, तो कार्यालय आदेश में हम जिन चीज़ों को मुद्दा बना सकते हैं उसमें नियुक्ति है कर्मचारियों की, स्थानांतरण है, कोई काम आवंटित किया गया है आपको कि मतलब आपको ये काम करके देना है तो वो चीज़ इसमें लिखी जा सकती है, कोई नियम है, कोई निलंबन की सूचना है,
कोई अनुशासनहीनता से संबंधित एक्शन आपको लेना है तो उसके लिए कार्यालय आदेश जारी हो सकता है, या समय सारणी इत्यादि, समय परिवर्तन हो रहा है या समय आप निर्धारित करना चाहते हैं तो उससे संबंधित सूचना पूरे कार्यालय में प्रेषित करने के लिए इस पत्र के माध्यम का इस्तेमाल होता है। कार्यालय आदेश का प्रारूप आप जानते हैं भली भांति, मतलब इसमें चूंकि ध्यान से देखिएगा लिखने के लिए कहा गया है गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, तो आप शुरू भी यहीं से करेंगे। गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन, पत्र संख्या या कार्यालय आदेश संख्या नीचे उसी के डाल दीजिए, मतलब सबसे ऊपर पत्र का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन, उसके बाद पत्रांक जो भी है उसको डाल दीजिए। इसके बाद कार्यालय आदेश यहाँ नीचे हेडिंग डालिए और कार्यालय आदेश हेडिंग डालने के बाद ये लिख दीजिए कि तात्कालिक प्रभाव से जनहित में गृह विभाग के श्रीमान कोई अधिकारी का नाम आप लिख सकते हैं, मतलब क ख ग कर सकते हैं। तो ये जन सूचना अधिकारी हैं गृह विभाग के, इनको लखनऊ मतलब ये लखनऊ के हैं तो इनको गृह विभाग प्रयागराज के कार्यालय से संबद्ध किया जाता है। मतलब इनका जो पहले कार्य क्षेत्र था वो लखनऊ था, इनको प्रयागराज नया कार्यभार दिया जाता है, नया क्षेत्र दिया जाता है। और श्री क ख ग जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैयारी को गृह विभाग में उपलब्ध कराएं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मतलब जो भाषा शैली है वो आदेशात्मक होगी और एक तरफा होता है। इसमें ये कार्यालय आदेश जारी करने के बाद ये अपेक्षा की जाती है कि जो आपने आदेश जारी किया है उसका पालन होगा ही होगा, उसके पालन को अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके बाद जब आपने पूरा मामला लिख दिया, पूरी अपनी बात को यहाँ मेन बॉडी में लिख दिया, तो उसके बाद यहाँ पर वही प्रेषक आज्ञा से, चूँकि आदेश है तो यहाँ आज्ञा की बात है, तो आज्ञा से हस्ताक्षर जिसका भी है, मतलब जो सचिव है अ ब स सचिव, ठीक इस तरीके से। इसके बाद कार्यालय आदेश संख्या एक बार चाहे तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो यथोपरि लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, ऊपर वाला चल जाएगा। वही जो ऊपर आपने डाला था वही डालना होता है, और नहीं तो यथोपरि लिख देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ और अनुपालनार्थ प्रेषित, ऐसे करके आप लिखिए और नीचे प्रतिलिपियाँ जिसको जिसको भेजनी है उसे संबोधित कर दीजिए 1 2 3 ऐसे नंबर डालकर। साथ में आज्ञा से हस्ताक्षर संयुक्त सचिव का नीचे डाल दीजिए, जैसे पीछे हमने किया था। तो कार्यालय आदेश का यही तरीका होता है। अब इसके बाद हमें विलोम शब्द लिखना है, तो विलोम शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला शब्द है परिचित, तो परिचित का विलोम क्या हो जाएगा? अपरिचित हो जाएगा। वैसे ही आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा, आपत्ति का संपत्ति भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति का मतलब खुशहाली, आपत्ति मतलब बुरा समय। इसके बाद पूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, धरती का अंबर हो जाएगा, प्रिय का अप्रिय हो जाएगा, जय का पराजय, ठीक सीधे सीधे विलोम है। विहित का निषिद्ध हो जाएगा, स्निग्ध का अस्निग्ध या रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष मतलब रूखा। भय का अभय हो जाएगा, भय का साहस भी हो सकता है, शत्रु का मित्र हो जाएगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप उपसर्ग लगाकर लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, उपसर्ग लगाकर भी लिखा जा सकता है, लेकिन भरसक कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई स्वतंत्र शब्द हमें विलोम के तौर पे मिल रहा है तो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे भय का साहस, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं सूझ रहा है तो अभय लिख दीजिए, अ उपसर्ग लगा दीजिए। इसके बाद अब उपसर्ग का ही निर्देश यहाँ दिया गया है, इसमें से आपको अलग करना है, ठीक है। मतलब उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए गए हैं, आपको छांटकर शब्द को अलग करना है, उपसर्ग को अलग करना है। तो लिखा हुआ है संगोष्ठी, पहला शब्द है संगोष्ठी। देखिए इसमें सम उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सम उपसर्ग है और गोष्ठी मूल शब्द है। वैसे ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। प्रति और अक्ष यही 2 शब्द हैं जिन्हें कि मिलाने से बना हुआ है। इसके बाद पराक्रम है, पराक्रम में जो उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है वो परा उपसर्ग है, ठीक, परा इसमें उपसर्ग है। और निर्वसन, निर्वसन में निर उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है और निसंदेह में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से आप इनमें उपसर्ग को छांट सकते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ ख वाले पार्ट में आपको प्रत्यय अलग करना है। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, इसमें आप रटे हैं तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप जानते भी होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। शैव लिखा हुआ है, नीलिमा है, दाक्षिणात्य है, खुर्दबीन है और वर्तमान है। इसमें जो प्रत्यय लगे हुए हैं उन्हें आपको अलग करना है, ठीक है। तो शैव जो शब्द है इसमें शिव मूल शब्द है, ठीक है, शिव मूल शब्द है और अ इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही वैष्णव में भी विष्णु मूल शब्द है और अ इसमें प्रत्यय है। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है लेकिन सही बात है, इसमें जो प्रत्यय है वो अ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नीलिमा, नीलिमा में ईमा प्रत्यय है और दाक्षिणात्य में त्य प्रत्यय है, त्य इसमें प्रत्यय है। खुर्दबीन जो आप देख रहे हैं इसमें ईन प्रत्यय है, ठीक है, खुर्दबीन शब्द में ईन प्रत्यय है, ईन। वर्तमान में मान प्रत्यय, वर्त इसमें मूल शब्द है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब यहाँ वाक्यांश हेतु एक शब्द वाला देख लीजिए, पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखने हैं। जो कृतज्ञ न हो अर्थात कृतज्ञ, एहसान न मानता हो। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री, यानी घूंघट के आवरण में ढकी हुई, असूर्यम पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो,
रूढ़ियों में विश्वास रखता हो तो रूढ़िवादी, पूजा के योग्य है तो पूजनीय है, देश से प्रेम करता है तो देश प्रेमी है। बिल्कुल अच्छे वाले प्रश्न थे, इसमें कुछ ज़्यादा फंसना नहीं था। इसके बाद देखिए यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करना है। 7वें का क देख रहे हैं, राम घर जाती है, तो राम जो है ये पुल्लिंग है, तो जाती है नहीं बल्कि जाता है। राम घर जाता है, मैंने जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक देख लिया, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक देख लिया। इसके बाद आगे चले, यहाँ देखिए, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए। इसको आप कैसे लिखेंगे? तो विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए, विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए। मनोज रोती है नहीं बल्कि मनोज रोता है। और अब ख वाले में आपको शब्दों का संशोधन करना है, तो शब्दों का शोधन करने में लिखा हुआ है निष्पापी, निष्पापी शब्द नहीं होता है, निष्पाप होता है। पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति होता है, ऐसे छोटी की मात्रा रहेगी। मुनि नहीं होता है, मुनि होता है, न पर छोटी की मात्रा रहेगी। लिपि नहीं होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, लिपि होता है असल में, मतलब दोनों पर छोटी ही रहेगी। नीति आप जानते ही हैं कैसे लिखा जाता है, त पर छोटी की मात्रा रहेगी। तो आसान शब्द थे, इसमें आप आराम से कर सकते थे। अब इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति हैं, यथा राजा तथा प्रजा। अब इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका मतलब वही है कि एक समान स्वभाव वाले वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की झोपड़ी है आपकी, मड़ई है, उसमें आपने दीवारें जो हैं वो अरहर के डंठलों से बनाई हुई हैं। अरहर को जब काटा जाता है, उसकी फली अलग की जाती है, तो उसके बाद जो डंठल बचते हैं उससे मड़ई छाने का काम होता है। तो वैसी मड़ई आपने झोपड़ी डाल रखी है और उसमें गुजराती ताला लगाया है, मतलब खूब इन्वेस्ट करके ताला लगाया है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ ये है कि साधारण सी चीज़ या छोटी सी चीज़ के लिए सुरक्षा पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, अनावश्यक खर्च। इसके बाद आ बैल मुझे मार, तो मुसीबत को खुद न्योता देना, इसका मतलब है। जैसा देश वैसा भेष, 9-2-11 हो जाना, ये सब आप जानते ही हैं। जैसा देश वैसा भेष का मतलब क्या है? इसका मतलब है परिस्थिति के हिसाब से अपना रहन सहन या जो व्यवहार है उसको बदलना। दाल भात में मूसर चंद, इसका मतलब क्या है? दो के बीच में तीसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी गुड़ कम और दिखावा ज़्यादा, इसका मतलब यही है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती गले पड़ जाना। हालांकि गले पड़ना भी एक मुहावरा है, लेकिन ज़बरदस्ती पीछे पड़ना, कोई आपका सत्कार नहीं करना चाह रहा है, आपसे संबंध नहीं रखना चाह रहा है, लेकिन आप जुड़े हुए हैं। इसके बाद है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मतलब मुखिया ही मूर्ख है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब राजा ही चौपट है तो नगरी पूरा अंधेर से युक्त है, वहाँ हर चीज़ मनमानी है, इस तरीके से है। और आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, ये तो आप समझ ही रहे हैं, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना। तो इसका सिर्फ आपको अर्थ नहीं बल्कि वाक्य में प्रयोग भी करना है। अपने बुद्धि कौशल से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वाक्य में जहाँ भी ये मुहावरा लोकोक्ति इस्तेमाल हो रहा है उसके नीचे आपको रेखांकन करना है। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।